इमरान सीरीज हिस्सा सोएम जंगल में मंगल पार्ट 1। निकोलस को होश आया तो बड़ी देर तक तारीकी में आंखें फाड़ते रहने के बावजूद अंदाजा न कर सका कि वो कहाँ है। अलबत्ता एहसास था कि ठंडी और सख्त जमीन पर पड़ा हुआ है। जमीन की ठंडक बड़े और घने बालों से गुजर के इसकी खाल तक पहुंच रही थी, लेकिन वो किसी खुली जगह पर तो नहीं था, वरना अंधेरे में तारों भरा आसमान जरूर दिखाई देता। उठ बैठना जिस्म का जोर जोर दुख रहा था। भूख की शिद्दत से मैदे में इंठन नौसी होने लगी थी। बैठे ही बैठे एक तरफ से खिसकते हुए उसने महसूस किया कि वो एक मस्ता संगी फर्श था। बेहोशी से कबल के वाक़यात उसे याद आने लगे। इंग्लिश बोलने वाले स्याह जानवर ने उसे कांधे पर उठा रखा था और हंस हंस कर लीजा से गुफ्तगू करता हुआ चल रहा था। फिर वो जब पहाड़ के करीब पहुंचे तो अचानक लीजा की किसी हरकत की बिना पर वो स्याह जानवर लड़खड़ा कर गिरा था। न सिर्फ गिरा था बल्कि खुद निकोलस ने भी चोटें खाई थी। फिर स्याह जानवर बेहोश हो गया और लीजा के हाथ में एक बार फिर पिस्तौल नजर आने लगा। इसने टोनी को हुक्म दिया कि पहले निकोलस की आंखों पर पट्टी चढ़ाए, फिर अपनी। इसके बाद कुछ दूर वो इस तरह चलते रहे। फिर इसने निकोलस का हाथ पकड़ा और निकोलस के अंदाजे के मुताबिक टोनी का हाथ लीजा के हाथ में था, क्योंकि टोनी की भी आंखें तो बंद हो चुकी थी। वो देर तक चलते रहे, लेकिन निकोलस के अंदाजे के मुताबिक रास्ता दुश्वार गुजार नहीं था। इसे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे शहर की किसी हमवार तरीन सड़क पर चल रहा हो। दुश्वारी तो वहाँ शुरू हुई थी जहाँ से जीनों पर चढ़ने का आगाज हुआ था। हद ही जाने कितने जीने थे। दम लबों पर आ गया था। चढ़ते चढ़ते दोबारा गशी सी तारी होने लगी थी। आंखों पर इस वक्त भी तस्मा चढ़ा हुआ था। खुदा खुदा करके जीने खत्म हुए थे और निकोलस टकरा कर बैठ गया। लीजा ठोकरें मार मार के इसे आवाजें देती रही, लेकिन इसमें तो हाथ पैर हिलाने की भी सख्त नहीं रह गई थी। इसके बाद के कोई वाकया याद ना आ सका। तो क्या वो जिस जगह बेहोश हुआ था अब तक वहीं पड़ा है? वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। फिर इसके हाथ किसी दीवार से टकराए थे। दीवार का सहारा लेकर इसने उठकर खड़ा होने की कोशिश की। कुछ दूर तक दीवार से टका हाँफता रहा, फिर बाएं जानब खिसकने लगा। दफ्तर अंधेरे में किसी की खौफजदा सी आवाज गूंजी। यहाँ कौन है? निकोलस ठिठक गया। आवाज फिर आई, तो कौन है? जानी पहचानी सी आवाज लगती थी, लेकिन निकोलस खामोश रहा। अब वो आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि उसने आवाज पहचान ली थी। वो जेरी के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। लीजा ने इसे भी कैदी बना लिया है। तुम कौन हो? आवाज फिर आई। निकोलस वही तरह पर फैसला न कर सका इसे बोलना चाहिए या खामोश रहकर पहले हालात का अंदाजा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब वो अपनी जानब बढ़ने वाले कदमों की चाप सुन रहा था। जहां भी हो वहीं ठहरो, दफ्तर निकोलस बोल पड़ा। साथ भी वो चूका भी था। इसे ही अपनी आवाज तो नहीं लगी थी। तुम कौन हो भाई? जेरी के लहजे में रो देने से का अंदाज था। एक मुसीबत ज़दा। जहां हो वहीं ठहरो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। इस बार निकोलस ने अपनी आवाज बदलने की कोशिश कर डाली। अगर तुम किस मुसीबत में हो? जेरी ने सवाल किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकोलस ने पूछा। मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ क्यों पहुंचाया गया हूँ। तुम बताते क्यों नहीं कि तुम कौन हो? तुम ही बता दो कि तुम कौन हो, निकोलस ने सवाल किया। मैं जेरी स्टाउटन हूँ। किस जुर्म की सजा मिली है तुम्हें? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। इसके बावजूद भी तुम जानवर बना दिए जाओगे? क्या मतलब? सब जानवर बना दिए जाएंगे एक एक करके। लेकिन वो तो शिकराली। काश अंधेरा ना होता तो तुम मुझे देख सकते। निकोलस ने कहा। तुम कौन हो भाई? दफ्तर तारीकी में लेजा गोर्दों की आवाज गूंजी। ये निकोलस है जेरी। ओ मदाम, आप कहाँ हैं? जेरी बेसाख्ता बोला, लेकिन जवाब मिलने के बजाय रोशनी का झमाका सा हुआ। शायद साथ ही जेरी की चीख भी सुनाई दी थी। शायद उसने निकोलस को देख लिया था। रोशनी का ये झमाका भी गालबन इसलिए हुआ था वे निकोलस की सिर्फ एक झलक देख सके और इसके बाद खुद भी अंधेरे में गुम हो जाए। देख लिया तुमने? निकोलस कर रहा है। मैं निकोलस हूँ। लेकिन क्यों? जेरी की आवाज़ आई। इससे कबल निकोलस कुछ कहता, लीजा की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, तुम्हारी डायरी हजम कर लेने के आदेश में से सजा दी है। झूठ मत बोल कुतिया। निकोलस दहाड़ा। बदतमीजी की सजा मौत है। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। तू मुझे मार डाल। अभी तुम पर इस कदर तशद्दुद किया जाएगा कि तुम डेयरी जेरी के हवाले कर दोगे और फिर तुम जेरी को भी ठिकाने लगा दोगी ताकि डेयरी तुम्हारी मलिकत बन जाए। बकवास मत करो। बताओ डेयरी कहाँ है? मैं नहीं जानता। मुझे याद नहीं वो कहाँ है। जानवर बनने से मुझे बेहतरी बातें याद नहीं आ रही। बकवास। जानवर बनने से याददाश्त पर कोई असर नहीं पड़ता है। खुद जानवर बन के देख लो।
निकोलस, तुम फना कर दिए जाओगे। मैं इसे 10 डंकी नहीं मसदा समझता हूँ। जेरी, तुम इससे ज्यादा ताकतवर हो, उगलवाओ इससे तुम्हें, इसलिए इसके पास पहुंचाया गया है। यहाँ अंधेरा है मदाम, मैं इसे नहीं देख सकता, जेरी ने कहा। रोशनी भी हो जाएगी, लेकिन इसे अच्छी तरह समझ लो कि ये तुम्हारे बहकाने की कोशिश करेगा। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम जेरी को गलत रास्ते पर डाल रही हो। निकोलस हंस कर बोला। चारों तरफ रोशनी फैल गई। ये रोशनी छत से फूट रही थी। निकोलस को याद आ गया कि जानवर बनने से कबल यहीं पहुंचाया गया था। यहीं इसने लीजा की आवाज सुनी थी, यहीं उसकी गशी तारी हुई थी। फिर दोबारा आंख खोली थी तो खुद को जानवर के रूप में वादी जलमीर में पाया था। निकोलस जेरी की तरफ मतवज्जो हो गया, जो दूर खड़ा मत हैराना अंदाज में जल्दी जल्दी पलके चिपका रहा था, लेकिन जेरी अपनी जगह से जिनबश तक न कर सका। आओ मुझसे उगलवाओ, निकोलस ने हाथ हिलाकर कहा। हम सब फरेब का शिकार हुए, निकोलस बोला। एक एक करके सब जानवर बना दिए जाएंगे। जेरी, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन रही। लीजा की आवाज आई। मदाम, क्या तुम इसकी बातों में आ जाओगे? नहीं मदाम। तो फिर आगे बढ़ो। निकोलस जहां था वहीं खड़ा रहा, सोच रहा था अगर इस कमरे में लीजा की आवाज सुनी जा सकती है तो कहीं ना कोई कैमरा भी पोशीदा होगा और लीजा इन्हें देख भी सकती हो। लेकिन फिर याद आया कंट्रोल बोर्ड पर कोई स्विच मौजूद नहीं है जो इमारत के अंदर के मनाजर दिखा सके। तुम क्या कह रहे हो जीरी? मैंने अभी तक निकोलस की चीखें नहीं सुनी। लीजा की फिर आवाज आई। वो खुद पड़ा है मदाम, जीरी ने कपकपाती आवाज में कहा। अब वो बेहोश हो जाने की इंतकारी करेगा। लीजा ने कहा। मैं उसे होश में लाऊंगा मदाम, मुंतजिर रहोगी। लीजा की आवाज आई। निकोलस हैरत जदगी के आलम में जीरी को देखे जा रहा था। वो तो समझा था जीरी को इसकी बात पर यकीन ना आया होगा, क्योंकि लीजा ने पहले इसके जहन में ये बात उतार रखी होगी कि निकोलस की नोटबुक समेत फरार हो गया है। इसी वक्त उसके सामने जेरी को यह बावर कराने की कोशिश की गई थी उसे सजा के तौर पर जानवर बना दिया गया है। गुफ्तगू के अंदाज से ऐसा मालूम होता था जैसे कि नोटबुक वापस ना कर दी गई तो इसे दोबारा आदमी बना दिया जाएगा। लेकिन जेरी हैरत अंगेज तौर पर निकोलस के खदशात के खिलाफ साबित हो रहा था। दफ्तर ने निकोलस को फर्श पर गिर जाने का इशारा किया। निकोलस धमाक तो नहीं था कि इस मशवरे पर अमल ना करता। वो गिरा था और जेरी गुस्से लहजे में कहने लगा। मक्कारी नहीं चलेगी, इस तरह अचानक बेहोश आने का कोई जवाब नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, वरना मेरी नोटबुक वापस कर दो। अच्छी बात है, मैं सवार रहूंगा तुम्हारे सर पर, देखूंगा बेहोशी के डोंक कितनी देर तक बरकरार रख सकता है। थोड़ी देर खामोश रहकर वो फिर बोला। मैं कहता हूँ हो जाओ होश में, वरना पूरी जिंदगी जानवर बने रहोगे। मदाम ने वादा किया अगर तुमने मेरी नोटबुक वापस कर दी तो तुम्हें दोबारा असली हालत पर ले आएंगी। निकोलस आंखें बंद किए पड़ा। थोड़ी देर बाद जेरी आपे से बाहर होता मालूम होने लगा। अब उसने से गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। जेरी, दफ्तर लीजा की आवाज आई। मैं इसे मार डालूंगा। जेरी दहाड़ा। इससे क्या फायदा? फिर ये होश में क्यों नहीं आता? कब तक नहीं आएगा? सब्र से काम लो। अच्छी बात है, जेरी मुर्दा सी आवाज में बोला। इस वक्त निकोलस ने इशारा किया। जेरी ने समझने में देर नहीं लगाई वो कुछ लिखना चाहता है। जेरी ने अपनी जेब में टटोल कर एक पेंसिल बरामद की और तय किए हुए एक जंग कागजात निकाले जिनके कुछ हिस्से सादा थे। निकोलस ने एक पुर्जे पर लिखना शुरू किया। हम दोनों इस वक्त तक जिंदा हैं जब तक नोटबुक के छुपाए जाने की जगह की निशानदेही नहीं हो जाती। इसे इस ड्रामे को जारी रहना चाहिए। यकीन करो मैं बेईमान नहीं हूँ। मैंने इस पर एहतजाज किया था। 2 श्वेत फार्म लड़कियों को जानवर बनाकर जंगल में फंकवा दिया गया है। इस एहतजाज की बिना पर मुझे भी जानवर बना दिया गया। मेरी अदम मौजूदगी में शायद तुमने इसे नोटबुक के बारे में बता दिया होगा। जेरी ने उसे पढ़कर लिखा। मुझे यकीन है तुम झूठे नहीं हो। मैं इस खबीस औरत को देख लूंगा। मैंने दुनिया देखी हुई है। इसके बाद इसने कागज के दोनों पुर्जों को सिगरेट लाइटर से जला दिया। सुबह हुई तो इमरान गायब था। शार्क ने आसपास तलाश किया, थक हार कर एक तरफ जा बैठा। शबाज और तरबदार भी इससे लाइलम नहीं थे। इस पर इन्होंने रायजानी नहीं की थी। शार्क भी खामोश रहा। तीनों अपनी जगह कुछ सोच रहे थे। थोड़ी देर बाद शबाज बोला। अगर वो तनहा इधर चला गया तो उसने अच्छा नहीं किया। मेरा ख्याल है कि रात इसने उस रास्ते पर इसलिए कदम नहीं रखा कहीं हम भी साथ ना हो लें। शबाज ने ये बात शार्क की तरफ देख कर कही थी। शार्क कुछ ना बोला। शबाज चंद हमें से गौर से देखता रहा, फिर बोला। रात सोने से कबल तुम दोनों देर तक बातें करते रहे थे। हाँ सरदार, क्या बातें हुई थी? सब शिकन ने ये नहीं कहा था वो इस तरह गायब हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ क्या बातें हुई थी? यही कि अब इन 11 जानवरों को भी यही लाना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता इनकी बातें। तरफदार बोला, लेकिन इसका लहजा अच्छा नहीं था। पहले भी वो रहबान इसलिए गया था इन 11 आदमियों को निकाल लाएगा, लेकिन सिर्फ तुम्हें लाया। शहबाज ने कहा।
वो आपको बता चुके हैं कि मुझे किस लिए साथ लाए थे। बरा इनके लिए अजनबी इन्हें निकाल लाना दुश्वार होता। कोई कुछ ना बोला। शार्क थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, मेरे लिए आसान है, मैं निकाल लाऊंगा, लेकिन मेरे बारे में किसी कुछ ना मालूम होने पाए। शहबाज ने तेज लहजे में कहा, सवाल ही नहीं पैदा होता सरदार, आपका राज मेरी जिंदगी के साथ है। लेकिन लेकिन क्या? मैंने अभी तक सफ़ेद मादाओं को नहीं देखा। ओहो, शहबाज चूम कर बोला, इन्हें तो हम भूल ही गए थे। वो उठा और तरफदार की तरफ देखकर बोला, चलो देखें वो जिंदा भी हैं या दरख्तों से गिरकर मर गई हैं। वो खामोशी से एक तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद तरफदार बोला, मैं तो समझा था अब इनकी शक्लें नहीं देखनी पड़ेंगी, हो सकता है किसी न किसी तरह हमारे लिए कारआमद सामत साबित हो। शहबाज ने कहा, अगर ये बात ना होती तो सब शकन कभी इन्हें हमारे सर पर न मुंडता और कभी कोई गैर जरूरी हरकत नहीं करता। हमारे लिए किस तरह कारआमद साबित होंगी ये मैं नहीं जानता, वक्त आने दो। क्या वो खटकनी है? शार्क पूछ बैठा, खुद देख लोगे अगर दरख्त से गिरकर मर न गई तो। तरफदार ने खुशगवार लहजे में कहा। करीबन 15-20 मिनट चलते रहने के बाद शहबाज रुका और एक ऊंचे से दरख्त की घनी चट्टानों में नजर दौड़ाने लगा। हैरत है, वो भला आखिर बोला, क्या नहीं है? तरफदार ने पूछा। शहबाज ने इसकी तरफ देखकर सर को मनफी जनबश दी थी। फिर वो खासी देर तक इन्हें तलाश करते रहे, लेकिन इनका सुराग नहीं मिला। अच्छा, मैं तो चला रहबान की तरफ। दफ्तन शार्क बोला। ठहरो, शहबाज ने हाथ उठाकर कहा, पहले मेरी चंद बातें सुन लो। जरूर जरूर। शहबाज उसे तरफदार से अलग ले गया। इस तरह बस्ती से मैं दाखिल मत होना, सवाल ही नहीं पैदा होता सरदार, कोई मुझे गोली मार देगा। शार्क बोला, और दूसरी बे ये बात, जिधर से आओ इधर से नहीं जाओगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं जानता सरदार। मैं तुम्हें बताऊंगा। इधर से तुम सीधे गलतरंग पहुंचोगे, गलतरंग से तुम रहबान पहुंच सकोगे। हाँ सरदार, सीधा रास्ता है। एक बार सुन लो, इन 11 आदमियों को मेरे बारे में ना मालूम होना चाहिए। बहुत बेहतर सरदार, आप मुझे मोहतात पाएंगे। अच्छा तो चलो, अब मैं तुम्हें इस रास्ते पर लगा दूं, तुम गलतरंग के गार में पहुंचोगे। मैंने ऐसे किसी रास्ते के बारे में पहले कभी नहीं सुना, ये मेरा ही एक राज है, मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। सब शकन ने कहा था मुझ समेत सिर्फ 10 होने चाहिए, इसलिए वो अभी तक सिर्फ 13 अदद पर हाथ साफ कर सके। 14वां आदमी इन्हें शुबे में डाल देगा। मैं समझता हूँ सरदार। वो तीनों चल पड़े थे, फिर इस जगह पहुंचे जहां घोड़े बंधे हुए थे। आखिर वो कहाँ गायब हो गई? तरफदार ने परतशवीश लहजे में कहा, जहन्नम में जाएं। शहबाज गर्राया, अब उनका जिक्र ना सुनो। तरफदार कुछ ना बोला। थोड़ी देर बाद इनका सफर शुरू हो गया। शार्क खामोश था। शहबाज और तरफदार आपस में गुफ्तगू करते हुए चल रहे थे और गुफ्तगू का मौजू सफ शकन था। अगर इसने वहां घुसने की कोशिश की तो गलती करेगा। शहबाज बोला, ये काम तो रात ही होना चाहिए। तरफदार बोला, पता नहीं क्यों इसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया था। मैं यही समझा था दाखिल हुए बगैर नहीं मानेगा। वजह बताई थी? नहीं, अपनी बातें अपनी ज़ात तक रखता है। मेरा ख्याल है और तनहा घुसने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि इन लोगों का इंतज़ार करेगा। लड़के से इसलिए अलहदगी में बातें की थी। रब अजीम, अगर वो ना आता तो हम यही समझते रहते कि हम पर कोई बला नाजल हुई है या हम किसी मर्ज का शिकार हो गए। मैं तो नहीं समझता फिर कभी आदमी बन सकूं। तरफदार बोला, रब अजीम ही जाने। सफ़र कई घंटे जारी रहा था। फिर शबाब ने शार्क को इस सुरंग के दहाने के करीब ला खड़ा किया जो गलतरंग के गार तक जाती थी। एक बार फिर सुन लो, बस्तियों के लोग तुम्हें जानवर के रूप में ना देख सकें। आप मुतमईन रहें सरदार, ऐसा ही होगा, शार्क ने कहा। फिर शार्क का घोड़ा कुदरती सुरंग के दाने में दाखिल हुआ था। पहली बार कोई कारनामा अंजाम देने जा रहा था, इसलिए जोश के आलम में ना इसे थकन का एहसास था ना फिक्र फरदा थी। अभी तक यही तय नहीं हो सका आखिरकार इन्हें इनके हुजरों से निकालने के लिए कौन सा तरीका अख्तियार करेगा। इमरान ने से ये भी कहा था वो अस्कर पर एतमाद कर सकता है, इससे मशवरे भी ले सकता है, लेकिन सख्ती से ताकीद की थी बात अस्कर से आगे ना बढ़ने पाए। गलतरंग वाले गार में से जानवर की खाल उतार दी। फिर गलतरंग में रुके बगैर इसने अपना घोड़ा रहबान की राह में डाल दिया। वो सोच रहा था क्या चचा अस्कर उसके मुंह लगाना पसंद करेगा, लेकिन सब शकन का एहतराम तो वो भी करता था। शायद उसी के तौर से वो इसे काबिल इतना समझ सके। रहबान तक पहुंचते पहुंचते इधर अंधेरा फैलने लगा था। इसने यही मुनासिब समझा कि सीधा अस्कर की तरफ जाए। इधर अस्कर के मुतलकीन ने इसे अपने दरवाजे पर देखा तो उनमें हिजान फैल गया। सभी शार्क से डरते थे। खुद इसके अपने कौल के मुताबिक अगर वो संघर्ष भी ना होता तो कभी का मार डाला गया होता, लेकिन अब वो किसी खैर सरा की हैसियत से रहबान में दाखिल नहीं हुआ।
रोज़ा सेबत ने इसकी काया पलट कर रख दी थी। अस्कर घर पे मौजूद नहीं था। मैं यहीं ठहर कर चचा अस्कर का इंतज़ार करूंगा, इसने अस्कर की बीवी से कहा। पहले तो तुम कभी यहाँ इस तरह नहीं आए, इसने डरते डरते कहा। तुम्हारी शौहर की गर्दन काटने नहीं आया चची, वो मेरा भी चाचा है। तुमने कभी नहीं समझा, वरना हम तो तुम्हें अपना बेटा ही समझते हैं। अब समझूंगा चाची, कहीं दूर से आ रहे हो शायद। चाय लाऊं? नहीं कावा, चाय बचा कर रखो। इस शरीफाना रवैये पर मतहर होती वो अपने इसके लिए कवा लेने चली गई थी। जरा सी देर में अस्कर के बच्चों ने इसे घेर लिया। सब इस तरह देख रहे थे जैसे वो कोई अजूबा हो। इधर कौवा आने से कबल अस्कर भी आ गया। शार्क लहक कर इससे बुलगीर हो गया। क्या बात है, क्या वो कहाँ है? अस्कर ने पूछा। वो वापस नहीं आया, मुझे भेजा है। इसने मुझे यकीन दिलाया हम पर कोई आसमानी बला नाजल नहीं हुई। अस्कर ने बच्चों को वहां से हटा दिया। चची कौवा ला रही होगी, शार्क बोला। अच्छा? अस्कर के लहजे में हैरत थी। गलत ना समझो चाचा, मेरी तरफ से फरमाइश नहीं हुई थी। इस पर तो और ज्यादा हैरत होनी चाहिए। मैं बदल गया हूँ चाचा, अब मैं खैरा सर नहीं रहा। सब शक्ल ने ठीक कर दिया। जादूगर है, जादूगर। हाँ तुम क्या कह रहे थे? फरंगी साजिश। फिर इसने अपनी कहानी शुरू की ही थी कि अस्कर की बीवी कौवा लेकर आई है। तुम्हें शरीफ भतीजा मुबारक हो, अस्कर ने मुस्कुरा कर कहा। रब्बे अजीम ने इसके सर से भूत उतार दिया है। अच्छे बाप के बेटे हमेशा गुमराह नहीं रहते, अस्कर की बीवी ने मुस्कुराकर कहा और केओई की प्याली रखकर चली गई। शार्क अपनी कहानी सुनाता रहा। अस्कर का मुंह हैरत से खुला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे ख्वाब देख रहा हो, कोई हैरत अंगेज और खौफनाक ख्वाब। शार्क के खामोश हो जाने पर वो कुछ देर तक गुमसुम बैठा रहा। आखिर बराई हुई आवाज में बोला, मैं तो इस मनहूस पहाड़ पर कोई इमारत भी है ना होती तो वो औरत और उसके कास्ती कहाँ से आते। मैंने अपनी आंखों से इस पहाड़ में रास्ता पैदा होते हुए देखा था। मैं तुम्हें झूठा नहीं समझता क्योंकि तुम सब शकन के साथ गए थे। अब वो चाहता है कि मुझ समेत कम से कम 10 आदमी वहां पहुंच जाएं, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें हजरों से कैसे निकाला जाए। इसके लिए तो बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं। वहां वो दोनों कौन है जिन्हें तुम जंगल में छोड़ आए थे? मैं नहीं जानता। इन्होंने अपने बारे में ना मुझे कुछ बताया ना ही सब शकन को। इन लोगों को यहाँ से ले जाकर क्या करोगे ये भी सब शकन ही जाने, इसने वजह नहीं बताई।